भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक तो है भारत संघ और दूसरा है भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक हो गया। देखिए ये टोटली कुल मिलाकर के अनुसूची 1 का सब्जेक्ट हो गया, शेड्यूल 1, जिसमें सारे के सारे वर्णन दिए गए हैं। पहले भारत संघ के बारे में बताया है और फिर भारत संघ का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत संघ नहीं, भारत का राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया। अब 1 बाय 1 आर्टिकल करके स्टार्टिंग है, 1 2 3 4 करके 4 आर्टिकल तक दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 है किसका, संविधान का पहला भाग है। शेड्यूल 1 इसके अंदर शामिल हो जाता है। और अगर बात की जाए तो 1 2 और 3 4 ये 4 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। 4 अनुच्छेद, 1 भाग और 1 अनुसूची। पहला भाग 4 अनुच्छेद और 1 पूरी की पूरी अनुसूची इसके लिए दी गई है, ठीक है, जिसमें पहला जो है अनुच्छेद या आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल और इसमें पार्ट 1 का पहला आर्टिकल और साथ में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का भी पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल ये है पूरे संविधान के अंदर, जो क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ, ये ध्यान देना है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहा है हमने, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। पहली चीज तो इंडिया या भारत या दोनों। तो ऐसा हुआ कि जो थोड़ा सा पुराने जो धार्मिक संप्रदाय वाले हैं, थोड़ा सा रूढ़िवादी सोच वाले हैं, वैसे रूढ़िवादी भी नहीं कहेंगे पर फिर भी ये कहेंगे कि हम भारतीय परंपराओं पर गर्व करने वाले जो लोग थे, उन्होंने प्रमोट किया किसको, इसको, भारत को। उन्होंने कहा कि भैया भारत जो है वो हमारा नाम होना चाहिए। जो कहते थे कि यार नहीं, इंडिया जो है वो नाम होना चाहिए भारत का, क्योंकि इसके उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए। क्या क्या कहा उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन में यही है, डॉक्यूमेंट्स में यही है, और इस इवन तो हमने जितनी भी ट्रीटी अभी तक करी हुई हैं उन सब में भी क्या है, इंडिया है। तो बाद में कन्फ्यूज़न हो, उससे बेहतर है कि हम अभी सुधार के यही लिख दें, आगे भी ध्यान में बना रहेगा। और दूसरा हिंदी से रिलेटेड विवाद ऐसे भी था ही, तो इंडिया भारत को चुन लिया गया कि हम कहेंगे यार इंडिया वाले इंडिया के पीछे खड़े थे, भारत वाले भारत के पीछे खड़े थे, क्योंकि इनका मानना था कि भारत अपने आप में, भारत नाम जो है वो भारत की पहचान जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो हुआ ये कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसी कोई बहस होती थी तो वो क्या करते थे, सहयोग की भावना से काम करते थे, वो बिना वोटिंग के चीज़ें निपटाई जाएंगी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, दोनों नाम रख देते हैं। तो उन्होंने रख दिया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंडिया दैट इज भारत हो कि भारत दैट इज इंडिया हो, पहले कौन सा नाम रखा जाए, इस पे बवाल था। क्यों रखा होगा इंडिया? उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया, इंडिया दैट इज भारत पे भी डिबेट होने लग गई कि भैया भारत दैट इज इंडिया रखें, इंडिया दैट इज भारत। तो उन्होंने इस बहस में पढ़ने का ही मन नहीं रखा, उन्होंने बहस से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत फाइनल करो, खत्म। इस पर चर्चा ही नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। जैसे क्वेश्चन उठे कि क्या किया जाए, भारत दैट इज इंडिया करो, उन्होंने कहा देखिए ये फालतू बहस है, छोटी मोटी बहस, दोनों नाम शामिल हो गए, इतना काफ़ी है। उसके बाद ये बहस पे नहीं पड़े, इंडिया दैट इज भारत नाम रख दिया। इस तरीके से जो पहला बना इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है अगले में। इसी का आर्टिकल 1 आर्टिकल 1-2 भी है इसके अंदर, जिसमें इन्होंने लिखा है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है और ये है, ये कहाँ मिलेगा, पहली अनुसूची में मिल जाएगा हमको, वगैरह वगैरह बता करके छोड़ दिया है। और कुल मिला के आर्टिकल 1 की ये लाइन ही याद रखनी है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। पूरी लाइन भी पूछ सकता है ऐसे, क्योंकि पहली लाइन है तो कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत बवाल था पर फिर भी चलता है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर कौन सी साइड थे, इंडिया वाले कि भारत वाले? इंडिया वाले साइड में थे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको इसका ज़्यादा वो था नहीं दिक्कत कि क्या किया जाए। उनको इतने से सिंपल मतलब था कि भैया देखो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ्रेमिंग बेहतर हो, ना कि ये छोटी मोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो बड़ा बवाल आया वो ये, व्हाट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाट इज टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या शामिल होता है भारत संघ में? भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। बस यही तो दिक्कत है। कितने राज्य हैं अभी हमारे पास? इतने ही शामिल होते हैं बस,
यूनियन टेरिटरी शामिल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी उसका भी रीज़न है ऑब्वियसली, अभी देखेंगे। अब आया भारत का राज्य क्षेत्र। इसके अंदर 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। राज्य, पहले तो भारत के 28 राज्य, राज्य, यूटी कितनी है, 8 सबकी सब शामिल हो जाएंगी। और जो आ सकते हैं। हाँ, अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। अब ये जो अन्य अधिग्रहित क्षेत्र होंगे ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाएंगे। जैसे अगर सिंपली देखा जाए, जब हमने गोवा वगैरह लिया, गोवा इसमें शामिल कर दिया था, बाद में हटा दिया। ऐसे ही जब हमने पौंडीचेरी वगैरह लिया, यनम, माहे, ये सब लिए फ्रांस से, वो शामिल किए कुछ सालों में, वो भी छोड़ दिए। और कुल मिलाकर हम लोग इसके अंदर समय समय पे चीज़ों को डालते रह सकते हैं। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र में या टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आते हैं ये 3 चीज़ें, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में केवल 28 राज्य आते हैं। ठीक है, अब ये 28 ही राज्य क्यों आए, इसका बवाल पैदा होता है जब D.R. अम्बेडकर जी से इसी वाले क्वेश्चन पे बात की गई, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट हो या फेडरेशन ऑफ स्टेट हो, क्योंकि इंडिया इज अ काइंड ऑफ फेडरेशन। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा जाए या फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखा जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो हम यूनियन लिखेंगे, फेडरेशन नहीं लिखेंगे। और इसके रीज़न दिए उन्होंने पहला रीज़न दिया कि फेडरेशन अलग अलग राज्यों के बीच हुए समझौतों के बाद बनता है, जबकि भारत के निर्माण में कोई भी समझौता शामिल नहीं है। हालांकि जो एनेक्सेशन है वगैरह की संधियां हमने करी हैं, पर वो समझौते नहीं है। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ 28 राज्यों का कि 28 राज्य आपस में बैठे उन्होंने कहा चलिए हम सब अपनी सारी चीज़ें खुद देखेंगे, डिफेंस हम सेंटर को दे देते हैं, एक कमेटी बना देंगे। ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, इसीलिए हम फेडरेशन नहीं है, हम क्या है, यूनियन है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका को यह साबित करने के लिए कि उनको राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, दोबारा से, अगर अमेरिका को यह साबित करने के लिए कि उनके राज्यों को अमेरिकी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, उन्हें रक्तिम लड़ाई लड़नी पड़ी थी। जिस समय उनमें नॉर्थ साउथ की लड़ाई शुरू हो गई थी, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उस टाइम की बात चल रही है, तो भारत को ये ना करना पड़े, इसीलिए भारत के राज्यों को पहले ही बता दिया गया कि उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। पहले ही कह दिया गया कि राज्य अलग नहीं हो सकते हमारे, तो राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये 2 रीजन रहे जिसकी वजह से भारत को फेडरेशन नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। तो इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, 2 कारण इसके जो लिखेंगे वो लिखेंगे, पहला राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है भारत, और दूसरा राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए भी सॉल्व कर दिया यहाँ पर इन्होंने कि यूनियन लिखें या फेडरेशन लिखें कि बाद में कोई क्वेश्चन ना हो, इससे पहले कि बाद में बड़े क्वेश्चन पैदा हो जाए, पहले ही इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। तो क्लियर लिख दिया कि भारत यूनियन होगा, फेडरेशन नहीं होगा। और उसमें आर्टिकल दूसरे के अंदर हम लिख सकते भारत संघ और भारत का राज्य क्षेत्र जो रिलेटेड है वो क्या क्या होगा इसके बारे में बताया। फिर इसी से रिलेटेड आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 क्या करता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो ये कहता है कि संसद को शक्ति होगी कि वो क्या करे, विधि बनाए। तो विधि बोले तो लॉ बनाए। किससे रिलेटेड लॉ बनाए, किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। तो भारत में कहां शामिल, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने के संबंधित। तो इसने कहा आर्टिकल 2 ने कि संसद को यह शक्ति होगी कि वह विधि बनाकर किसी भी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है, संघ में नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। अब राज्य क्षेत्र से फिर बाद में वो संघ में भी आ सकता है। तो इसी का मतलब रहा कि हमने जब भी किसी को अधिग्रहित किया तो पहले उसको यहाँ भेजा, फिर उसके बाद वो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा तो इधर शामिल हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, इसमें आएगा तो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने कहा कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को ये पावर है कि वह किसी भी एक लॉ बना करके क्या कर सकती है, चीज़ों को शामिल कर सकती है, अलग अलग लॉज के माध्यम से ऐसा कर सकती है। वो कानून बनाएगी और कानूनों के माध्यम से क्या करेगी, शामिल करेगी किसी को। अच्छा, इसमें शामिल करने का अधिकार है, देने का अधिकार भी है क्या? अगर भारतीय संसद चाहे तो क्या भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? ठीक है, अभी देखना हुआ ये सबसे पहला ही केस पैदा हो गया कब, 1960 में, 1960 में बेरूबारी यूनियन वाला विवाद जो है वो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो विवाद है वो पैदा हो गया था 1960 के आसपास। इसमें हुआ क्या कि पहले से हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ समझौते चल रहे थे, बांग्लादेश वाले रीजन में हुआ, यहाँ 2 क्षेत्र हुआ करते थे। बेरूबारी वाला इलाका था एक,
ये कहाँ पड़ता था? इंडिया के वाले रीजन में था ये, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि भैया बेरूबारी इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास कौन सा इलाका है? कूच बिहार का। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान है, तो कुल मिला के पाकिस्तान के पास है कूच बिहार, हमारे पास है बेरूबारी। हम बेरूबारी किसको देने वाले हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान कूच बिहार किसको देने वाला है? इंडिया को। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो मुद्दे हैं वो क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे, हम आपस में बातचीत करके चीज़ों को निपटा लेंगे। मैंने कहा ठीक है ये कर देते हैं, बेरूबारी उनको दे देते हैं, कूच बिहार हम। तो इसका विरोध शुरू हो गया। अब जैसे विरोध शुरू हुआ तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर, वो ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 148 148 के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भैया ये बताओ, क्या भारत अपने राज्य क्षेत्र से किसी भाग को दूसरे देश को दे सकता है? या कहने का मतलब क्या भारत के पास जो कि राज्य क्षेत्र को अधिग्रहित करने का अधिकार है, प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है अपने राज्य क्षेत्र में से? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, जो संविधान में लिखा गया है उसके हिसाब से तो नहीं है, यानी कि तुम्हें संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बना करके भारत के राज्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र को शामिल कर सकती है, लेकिन इसका किसी भी तरीके से ये मतलब नहीं होता कि वो दे सकती है। तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा तुमको? दो तरीके सुप्रीम कोर्ट ने बताए, दोनों संवैधानिक संशोधन के ही थे। दोनों में उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे? संविधान में संशोधन करे। पहला संशोधन करके वो क्या कर सकती है? पहला संशोधन करे आर्टिकल 1 के संबंध में, और अनुसूची 1 से नाम ही हटा दे। किसका? बेरूबारी का। तो भारतीय राज्य क्षेत्र से बेरूबारी का नाम ही हटा दे और इस वाले को जोड़ दे, शामिल हो गया। पहला संविधान संशोधन होगा तो इस वाले सेंस में हो जाएगा। दूसरा तरीका भी उसने बताया संविधान संशोधन का। उसने कहा एक काम करो, एक और संविधान संशोधन का तरीका है, संविधान संशोधन करो और अनुच्छेद 3 में ये जोड़ दो कि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी को भी दे सकता है, और वहां शामिल कर दोगे तो फिर तुम दे भी सकते हो। दो तरीके जो हैं वो बताए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? दूसरा वाला तरीका नहीं अपनाया, यानी कि आर्टिकल 3 के अंदर नहीं लिखा कि भारत अपना राज्य क्षेत्र किसी को भी दे सकता है, आर्टिकल 1 के अनुसार कर दिया उन्होंने, यानी कि अनुसूची 1 में संशोधन किया और अनुसूची 1 से किसको हटा दिया? बेरूबारी वाले इलाके को अनुसूची 1 से हटा दिया, पूरा छोड़ दिया, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो विवाद था ये 1960 के आसपास का बेरूबारी से जो रिलेटेड केस है वो था, ठीक है। तो अगर भाई देखिए ये होगा भी तो कब होगा? फिर 1960 के आसपास ये किया गया होगा। तो 1960 के अंदर बेरूबारी वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कौन सा था? 9वां संविधान संशोधन। 9वें संविधान संशोधन से बेरूबारी जो है इलाका वो किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया, और हमने कौन सा इलाका ले लिया? कूच बिहार का इलाका ले लिया था। तो इस तरीके से दूसरा जो विवाद था बड़ा, क्या भारत राज्य क्षेत्र दे भी सकता है, वो सॉल्व हो गया। मतलब हम अभी भी संविधान के हिसाब से संशोधन करके किसी को अपना इलाका दे सकते हैं। इसके बाद हाल ही में अभी 115वें के आसपास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें भी हमने बांग्लादेश के साथ ट्रीटी की है अभी, ठीक है। काफ़ी सारे इलाके उसमें भी हमने दिए हैं, हालांकि उसमें बांग्लादेश को ज़्यादा फायदा हुआ है इन दी लैंड फॉर्म्स, पर फिर भी जो है इंडिया ने कहा है कि चलिए समझौते वगैरह हैं तो इनका थोड़ा सा कदर की जा सकती है। अब आएगा आर्टिकल 3, ये थोड़ा अच्छा है आर्टिकल। अब कुल मिला के इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनको देखा जा सकता है। अनुच्छेद 3, इसमें किस विषय में बातचीत की गई है? संसद की शक्तियों की बातचीत की गई है ना, कि संसद को क्या है? हाँ, अधिकार है, संसद की यह शक्ति होगी कि वह क्या करे? विधि बनाए। किस विषय में विधि बनाए? फिर राज्यों के नाम। हाँ, सीरियल वाइज, क्योंकि लिखाई सीरियल वाइज है। पहला क्या कहता है? नाम है पहला। क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। फिर किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है। तीसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब जो सीमा परिवर्तन होगा वो बढ़ाना घटाना दोनों के संदर्भ में लिख दिया इन्होंने। और जो चौथा है वो क्या कहता है? नाम में जो है वो परिवर्तन कर सकती है संसद। किसी भी राज्य क्षेत्र के या राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको है? केंद्र को। अब इसका मूल फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 3 वाला जो आर्टिकल है उसमें मूल क्या लिखा हुआ है
कि भारत की संसद को यह अधिकार होगा कि वह भारत में नए राज्यों का सृजन कर सकती है और निर्माण कर सकती है, तथा भारतीय संसद को यह अधिकार होगा कि वह भारत में नए राज्यों का सृजन तथा निर्माण कर सकती है, तथा भारत के किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नाम बदल सकती है। ये लिखा हुआ है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि भैया यहाँ पे जो नए राज्यों का सृजन और निर्माण होगा ये कैसे होगा, इसके विषय में, ठीक है। दूसरा, जो नए राज्यों का निर्माण और सृजन है उसके लिए मेथोडोलॉजी कौन कौन सी रहेगी, क्या क्या मेथड इस्तेमाल की जाएंगी। अच्छा, पहली चीज़ तो निर्माण का मतलब होता है नए राज्य। तो ये तो बिल्कुल ही नए राज्य हैं। ऐसे क्षेत्र जिनका अभी तक राज्य के नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका निर्माण अगर किया जाए तो उसको हम नए राज्य क्षेत्र में कहेंगे, और ये अधिकार भी संसद को दिया गया है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। सृजन में थोड़ी चीज़ें बदल दी हैं। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने कहा है कि ये क्या कर सकता है। पहले तो कोई स्टेट है, यहाँ देखते हैं, एक स्टेट है, नए राज्यों के सृजन के तरीके भी इसी में लिखे गए हैं। पहला तरीका लिखा है, इसी स्टेट का कोई एक हिस्सा तोड़ करके नया स्टेट बना सकते हैं हम। तो दो स्टेट, स्टेट 1 और स्टेट 2 का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, किसी दूसरे राज्य का भी एक हिस्सा निकाल के इन दोनों को मिला दो, एक नए राज्य का सृजन ऐसे भी किया जा सकता है। तीसरा, इस वाले हिस्से को तोड़ो और इसमें मिला दो, इससे भी नए राज्य का सृजन हम कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे तरीके इन्होंने दिए हुए हैं जिससे नए राज्यों का निर्माण करें, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों के हिस्सों को अलग कर नया राज्य क्षेत्र बनाया जा सकता है। किसी राज्य के एक हिस्से को हटाकर उससे भी नया राज्य क्षेत्र बनाया जा सकता है, या किसी राज्य क्षेत्र के एक हिस्से को निकालकर उसे दूसरे राज्य क्षेत्र में मिला करके भी नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। ध्यान देना, यहाँ पर राज्य क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यूनियन टेरिटरीज के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहा गया है। ऐसा कभी इस्तेमाल किया हमने वैसे कई बार। जितने भी हम नए राज्य पुनर्गठन के कानूनी अधिनियम लेकर के आते हैं उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करते हैं, और इसका बढ़िया से इस्तेमाल करके कई सारे राज्य या जो क्षेत्र हैं उनका निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इंडिया के संघ राज्य क्षेत्रों की बात की जाए ना, तो जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, क्या उसमें कोई ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी है जिसको यूनियन के अलावा अपनी लोकल लेजिस्लेटिव पावर भी उसके पास हो? कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में तो अभी प्रॉपरली लागू हो नहीं पाया क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए। तो जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और दिल्ली। दिल्ली को ये अधिकार कब दिया उन्होंने? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था इन्होंने, 1992 के आसपास का होगा। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था दिल्ली से रिलेटेड। तो कौन से आर्टिकल में जोड़ेंगे इसको? 239, 239 में, 239 AA, 239 AA, क्योंकि 239 A किससे रिलेटेड है? पौंडीचेरी से रिलेटेड है। 239 A में पौंडीचेरी है, 239 AA में कौन है? दिल्ली है। 239 AA भी है और 239 AB भी है। 239 AB में उन्होंने उसका नाम बदल करके कर दिया है। नाम बदल के क्या कर दिया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया। पहले दिल्ली था, अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया है 239 AB के अंदर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पौंडीचेरी की बात की जाए तो पौंडीचेरी को कब दिया? पौंडीचेरी को दिया था 14वें संविधान संशोधन से, 1962। 1962 में पौंडीचेरी में असेंबली बना दी थी इन्होंने 14वें संविधान संशोधन से। यहाँ 69th में बनाई इन्होंने, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 2 क्षेत्र जो ऐसे हैं जहाँ अभी भी काम होता है, ठीक है। क्या हमारे भारतीय संविधान में ये राज्य और राज्य क्षेत्र तो बनाए हैं हमने, अलग अलग राज्य क्षेत्र, इसमें किसी राज्य क्षेत्र को विशेषाधिकार भी दिए गए हैं? थे, अब हट गए सबके। ठीक है, सबसे पहले तो ये था, हट गया है 370। एक तरीके से 370 की कुछ चीज़ें हटा दी हैं हमने, बाकी बची हैं। मूल जो 370 का पहला है कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, वो लाइन ही हटा दी, तो अब बाकी लगभग ही अक्रिय हो गया है। लेकिन 370 का संबंध किस स्टेट से है? हमारे राज्यों को दिए गए विशेषाधिकार हैं। ये जमीन से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, अपने भूमि कानून बनाने से रिलेटेड, क्षेत्रफल बेचने से रिलेटेड, क्या संघ वहाँ कितने हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, इससे संबंधित जो कानून है वो है। 370 में जम्मू एंड कश्मीर था। 371 में कौन है? 371 में एक है महाराष्ट्र और एक है गुजरात।
ये डायरेक्ट हैं 371 के अंदर। फिर आएगा 371A, ये किससे रिलेटेड है? 371A है नागालैंड से रिलेटेड। 371B किससे रिलेटेड है? आसाम से। 371C किससे रिलेटेड है? मिजोरम से रिलेटेड है। ठीक हो गया। फिर आएगा 371D और साथ में EB, दोनों हैं। ये किससे रिलेटेड हो गए? आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ, D और E दोनों में आंध्र प्रदेश का वर्णन। 371F, ठीक है, ये है सिक्किम से रिलेटेड। 371G, ये किससे रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से। लास्ट है 371H, ये किसका है? गोवा का। ये जो है विशेषाधिकार है राज्यों के कुल मिलाकर 370 जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ 371 में आते हैं जिनके विशेषाधिकार हैं। 371A से नागालैंड, आसाम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश को 2 हैं, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा। तो कुल मिला के इतने राज्यों को हमारे वहाँ विशेषाधिकार दिए गए हैं और अलग अलग राज्य अलग अलग मांगे करते रहते हैं। अच्छा ध्यान देना, इसमें से मैक्सिमम जो यूनियन के हिस्से हैं वो हैं, ठीक है, सारे लगभग राज्य हैं। अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए और इसका अब हटा ही दिया है लगभग, तो हम ये मानेंगे कि ये सब जितने यहाँ हैं स्टेट हैं, स्टेटों ने अपने विशेष अधिकार मांगे हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के पास ऑलरेडी होते हैं विशेष अधिकार। तो इन्होंने अपनी कुछ अलग अलग मांगे रखी हैं। किसी ने कल्चरल बेसिस पे रखी, किसी ने इकोनॉमिक बेसिस पे रखी, किसी ने अपनी सोसाइटी के हिसाब से रखी। ये जैसे गोवा ने अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपने विशेषाधिकार शामिल करके रखे हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात इन्होंने इकोनॉमिक के हिसाब से अपने जो विशेषाधिकार हैं वो मांगे हैं, ठीक है। यहाँ अगर नागालैंड, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश तक इन्होंने कल्चरल बेसिस पे रखे। सिक्किम ने अपने जमीन के हिसाब से रखे। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इन्होंने अपनी विशेषाधिकारों की मांग क्यों करी? क्योंकि इनको लगा कि इनके यहाँ संघ का एक तो अतिरिक्त हस्तक्षेप ना हो, और दूसरा ये कि ये अपना विकास जो है वो प्रॉपरली कर पाए अपने कानूनों के अंतर्गत। और संघ ने इनको इनके अधिकार क्यों दे दिए, अलग से विशेषाधिकार? क्योंकि भारत का जो संघ है वो किस व्यवस्था पर काम करेगा? राज्य और केंद्र के बीच में आपसी सहयोग की भावना से करेगा। तो अलग अलग राज्य अब क्या करते हैं? एक विशेषाधिकारों की मांग करते रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्य अलग अलग विशेषाधिकार मांगेंगे कि हमें ये करो, हमें वो करो, पर जो चीज़ें संविधान सम्मत होंगी उन चीज़ों में अधिकार दिए जा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि क्या किसी राज्य से जिसमें अभी रिसेंटली कोई मांग हुई हो, जैसे कि उत्तराखंड, अभी भूमि कानूनों की मांग हुई थी, तो हमने ये कहा था कि हमें भी स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो अब चेक ये होगा कि क्या उत्तराखंड को सचमुच में विशेष राज्य का दर्जा या विशेष जो अनुसूची है, ये अनुच्छेद है, उसमें स्थान दिए जाने की आवश्यकता है या नहीं। अगर ये लगा कि हाँ ये चीज़ करना जरूरी है, तो फिर तो उत्तराखंड को आगे जोड़ा जाएगा और उसमें विशेष भूमि कानून जोड़ दिए जाएंगे। एल्स अगर ये अलगाववाद की भावना या क्षेत्रवाद की भावना को प्रेरित करे, तो ऐसे में इसको इधर शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी शक्ति, ये करने की शक्ति किसके पास थी? संसद के पास थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ जो प्रोविजंस हैं जो हमें इसमें दिखते हैं, वो खासकर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत के भीतर केंद्र को राज्यों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा सकता है। और या ये भी कह सकते हैं कि केंद्र राज्यों के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, या यह भी कह सकते हैं कि राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र पर निर्भर है। तो इसका मतलब भारत एक यूनिटरी व्यवस्था हो गई इसके हिसाब से, जहां राज्यों का पूरा अस्तित्व किस पर है? केंद्र पर है। अच्छा, इसको और प्रूफ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए आता है आर्टिकल 4, लास्ट है और बड़ा कॉमन आर्टिकल है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इवन अनुच्छेद 1 में भी, पर अनुच्छेद 1 इसमें शामिल नहीं है, अनुच्छेद 2 और 3 का मतलब नए राज्यों को भारत में शामिल करना। अनुच्छेद 1 भी मान लेना, क्योंकि अनुसूची 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है इसमें कि अनुसूची 1 में कोई भी चेंज होगा, पहली चीज़ अनुच्छेद 1 में कोई चेंज हो, आर्टिकल 4 के अंदर लिखा है। अनुच्छेद 1 में चेंज करने का मतलब क्या हुआ? किसी राज्य का नाम हटाना या जोड़ना, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पहला अनुसूची 1 या अनुच्छेद 1 में कोई भी परिवर्तन किया जाए। दूसरा
अनुच्छेद 2 में कोई भी परिवर्तन किया जाए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य क्षेत्रों का अर्जन। और अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन किया जाए, इन्हीं में से कोई, नाम बदल दो, क्षेत्रफल बदल दो, एरिया बदल दो, इन तीनों को संसद सामान्य विधि द्वारा कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा या संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के हम क्या कर सकते हैं? संसद कहे कि भैया बदल दो, बदल देंगे, और कॉमनली बदल देंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमको राज्य से भी पूछना है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये सारी चीज़ें जब लागू हो गई तो भारत सरकार कई सारे राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में इनमें हस्तक्षेप करने के लायक हो गई। तो उसके बाद एक प्रोसीजर बनाया गया कि भैया कैसे, अगर हमें नाम बदलना हो, क्षेत्रफल में कोई चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। जब बातचीत हुई तो हमने ये कहा कि देखो ऐसा करते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसके हिसाब से हम बदलें। पूरी एक नियम संहिता टाइप की बना दी और क्या लिखा संविधान के हिसाब से ही कि सबसे पहले अगर किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो क्या होगा? राष्ट्रपति उस राज्य से पूछेगा कि भैया आपका जो राय है वो राय हमें दो। क्या मूल संविधान में ये चीज़ थी? नहीं। ये चीज़ आई कहाँ से? 5वें संविधान संशोधन 1955 से। 5वें संविधान संशोधन 1955 से जोड़ा गया कि भारत में राष्ट्रपति राज्यों से पूछेगा या सलाह मांगेगा कि क्या आप आपके राज्य क्षेत्र या राज्य में होने वाले इस परिवर्तन से सहमत हैं या नहीं। अब ये परिवर्तन क्या क्या हो सकता है? क्षेत्रफल बढ़ाना, क्षेत्रफल घटाना, नाम में परिवर्तन, या उसी से हटा करके नए राज्यों का सृजन, उसमें किसी नए चीज़ को जोड़ करके राज्यों का सृजन, ठीक है, या फिर उसके नाम में परिवर्तन। इन सबसे संबंधित किसी भी विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य से पूछेगा। ठीक है, अगर उस राज्य से पूछ रहा है तो साथ में राष्ट्रपति चाहे तो टाइम लिमिट डाल के दे सकता है कि भैया 2 महीने में तुम बताना। 2 महीने के अंदर दिए गए इस टाइम लिमिट के अंदर अगर राज्य हाँ या ना बोल देता है तो ठीक, नहीं बोलता है तो भी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अब वो उस बिल को संसद में पेश कर सकता है। ध्यान देना कि ये वाले सारे बिल राष्ट्रपति की सहमति से ही आगे आते हैं। मतलब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर चाहे या मंत्रिमंडल चाहे कि ऐसा लाना है, नहीं ला सकता बिना राष्ट्रपति की सहमति के। अब सपोज उसने सहमति दे दी तो बहुत अच्छी बात है, अगर सहमति नहीं दी तब राज्य ने, हाँ, तो भी कोई बाध्यकारी नहीं है, तब भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको रख सकता है। ये मतलब एक तरीके से राज्यों का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए था कि चलो तुम्हारी राय भी हम सुन लेते हैं, पर इससे शक्तियों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो उसके पूरी तरीके से मना करने के बाद भी क्या कर सकता है? उस राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, या ये अधिकार पार्लियामेंट को पहले से बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर इतने संविधान संशोधन है। जो याद रखने वाले हैं वो ये हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पंचायती राज के अनुच्छेद हैं। पंचायती राज के अंदर अलग अलग आर्टिकल ऐसे ही लिखे गए हैं, सेम यहाँ है। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 371G का संबंध किससे है, ऐसे ही वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं 248A B C D का क्वेश्चन रिलेशन किससे है करके। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन है, ठीक, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 243 वाले से अभी आए थे ना, 243D का क्वेश्चन था शायद एक पंचायती राज वाला। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन है, इधर से भी आ सकते हैं उधर से भी आ सकते हैं। इस वाले से भी सीधे क्वेश्चन आएंगे, या ऐसे पूछ लेगा नागालैंड राज्य का विशेषाधिकारों का दर्जा देने के लिए कौन से अनुच्छेदों का इस्तेमाल किया। जब से 370 हटाए उसके बाद से इनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो कुल मिला के लगभग हमारा भाग 1 पूरा हो गया। भाग 2 में कौन है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप नहीं करेंगे, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन आते भी नहीं है। और जो वहाँ सिटीजनशिप के विधेयक लिखे गए हैं उसमें भी केवल ये लिखा गया है कि उस समय के लिए क्या क्या था, ठीक है। यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं वो, और कुछ मेथड्स जो हैं वो लिखी गई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि इससे एक क्वेश्चन ये ध्यान रख सकते हैं हम कि जो ये नागरिकता वाला जो विधेयक है या नागरिकता वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये 1949 में ही लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को नहीं, वो बाद के आर्टिकल से, ठीक है। उसके बाद फिर जो आएगा तीसरा भाग आएगा, भाग 3, क्या है वो? फंडामेंटल राइट। वहाँ से करेंगे, मूल अधिकारों से करेंगे, ठीक है। चलो।